नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेलवे नॉलेज में। हम आपके सामने लेके आ रहे हैं अध्याय 2 रेल सेवाओं में भर्ती प्रशिक्षण व अन्य सेवा शर्तें। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेल में किस प्रकार की भर्ती होती है, किस किस कैटेगरी में भर्ती होती है, किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता है, किन कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और सेवा की अन्य शर्तें क्या हैं उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं भर्ती एवं चयन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रेलवे जैसे बृहद उपक्रमों को चलाने के लिए निरंतर कर्मठ एवं योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता रहती है, जिसके लिए कार्मिक विभाग द्वारा प्रबंध किया जाता है। इसके लिए भर्ती एवं चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है। सार रूप से देखा जाए तो रेलवे में भर्ती एवं चयन निम्न के द्वारा किए जाते हैं। रेलवे में भर्ती एवं चयन निम्न के द्वारा किए जाते हैं। क्या क्या प्रोसीजर है? सीधी भर्ती एवं विभागीय चयन द्वारा, विभागीय पदोन्नति एवं चयन द्वारा, अन्य विभागों से प्रतिनियुक्त नियुक्त करना। रेलवे में मुख्यतः 4 कोटियों में भर्ती की जाती है। रेलवे में जो भर्ती होती है 4 कैटेगरी में होती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। इन 4 कैटेगरी में रेलवे में भर्ती होती है। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप ए में कैसे भर्ती होती है। ग्रुप ए तो ग्रुप सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सेवारत समूह खा में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा, सरकार द्वारा किसी अधिकारी के विभागीय अंतरण द्वारा यदि आवश्यक हो तो भर्ती करने के प्रावधान है। तो सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, समूह खा में कार्यरत अधिकारियों द्वारा की जाती है और पदोन्नति द्वारा ग्रुप ए में भर्ती की जाती है। अब आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में किस प्रकार भर्ती की जाती है? सेवारत समूह गा के कर्मचारियों में 2 तरीके से की जाती है। पहली, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 30% रिक्तियाँ और वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर तैयार की गई नामिका के आधार पर 70% रिक्तियाँ लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती होती है। इसमें से मेन एक इम्पॉर्टेंट ये है कि किस ग्रुप में सीधी भर्ती नहीं होती है। तो ग्रुप बी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सीधी भर्ती हमारी नहीं होती है। उसके बाद आता है ग्रुप सी में, ग्रुप सी कैटेगरी। तो ग्रुप सी में कैटेगरी निम्नतम कोटियों में रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, रेलवे भर्ती कक्ष आरआरसी के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा मध्यवर्ती कोटियों में सेवारत रेल कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा द्वारा एवं वरिष्ठता पैनल के आधार पर एवं कार्य समूह घा सेवा में से पदोन्नति द्वारा, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति द्वारा, विशेष कोटे, विकलांग, सांस्कृतिक, खेल, स्काउट एवं गाइड के द्वारा हमारी ग्रुप सी में भर्ती की जाती है। ग्रुप डी में भर्ती। ग्रुप डी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर सीधी भर्ती वर्ग में क्षेत्रीय रेलवे मंडल उत्पादन इकाइयों पर सीधी भर्ती के माध्यम से लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा तथा अन्य विशेष कोटि, विकलांग, सांस्कृतिक, खेल, स्काउट एवं गाइड इत्यादि में सीधी भर्ती द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से। अब इसमें बताया गया सीधी भर्ती के लिए कौन कौन से आरआरबी हमारे कौन कौन से रेलवे बोर्ड हैं। तो सीधी भर्ती के लिए वर्तमान में 21 स्थानों पर रेलवे भर्ती बोर्ड के कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जो कर्मचारियों का चयन करके अपने क्षेत्राधिकार की रेलवे इकाइयों मंडलों को नामिका उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में रेलवे भर्ती बोर्ड निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने आरआरबी हैं? टोटल हमारे 21 आरआरबी हैं। टोटल आरआरबी की संख्या हमारी वर्तमान में 21 है, जिसमें आरआरबी अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, त्रिवेंद्रम, इलाहाबाद, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, बिलासपुर, अजमेर, बंगलौर, कोलकाता, जम्मू तवी, मालदा, सिकंदराबाद और सिलीगुड़ी। अब हम आपको बताते हैं रेल सेवाओं का वर्गीकरण। रेल सेवा को 4 भागों में बांटा गया है, ग्रुप ए, बी, सी और डी। इसमें से अलग अलग पे बैंड होते हैं, अलग अलग सबके पे लेवल होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं 6ठे वेतन लेवल के अनुसार और 7वें वेतन आयोग के अनुसार। तो 6ठे वेतन आयोग में हमारा सबसे पहले 15,600 आता है, जो 5400 ग्रेड पे के इक्वल होता है और वेतन लेवल 10 होता है। 6600 जो होता है वेतन लेवल 11, 8700 वेतन लेवल 13, 8900 13A, 10,000 14, 12,000 15। उसके बाद जो फिक्स है 16, 17, 18। उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में है 9300 से 3400 800, ये 6ठे के अनुसार था। 7वें में ये हो गया 4800, ये वेतन लेवल 8
और जो 5400 ग्रेड पे होता है ये वेतन लेवल 9 में होता है। उसके बाद ग्रुप सी में हमारा हो गया 5200 से 20,200 रुपये। 1900 ग्रेड पे जो होता है वेतन लेवल 2 में आता है। 2000 जो होता है वेतन लेवल 3 में। 2400 ग्रेड पे वेतन लेवल 4। 2800 ग्रेड पे हमारा आता है वेतन लेवल 5 में। 4200 ग्रेड पे आता है हमारा वेतन लेवल 6 में। 4600 ग्रेड पे वेतन लेवल 7 में। ग्रुप डी जो आता है 5200 से 2200। 1800 ग्रेड पे वेतन लेवल 1 में। यहाँ पे जो पूछा जाता है ये सब वेतन लेवल 2 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक, और 4800 से 5400 इसके कभी एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ऊपर में ज़्यादातर 5400 और 6600 अगर पूछेगा तो 5400 या 6600 का इसका वेतन लेवल क्या होता है। या नीचे में ग्रुप बी में पूछ लेगा 4800 का वेतन किस वेतन लेवल में आता है। या ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद है पदों का सृजन। रेलवे बोर्ड ने सभी राजपत्रित और गैर राजपत्रित पदों के सृजन पर रोक लगा दी है, किंतु नीचे लिखी शर्तों के अधीन पदों का सृजन किया जा सकता है। महाप्रबंधक वित्तीय सहमति के साथ सीमित मामलों में बिना तुलनात्मक मूल्य के पदों को समाप्त किए अराजपत्रित पदों का सृजन कर सकता है। यथा छमाही पावर प्लांट की समीक्षा के लिए फलस्वरूप रनिंग पदों का सृजन, किन्हीं शिशु पदों का वजीफे पर सृजन, बड़ी रेल दुर्घटना के बाद बोर्ड द्वारा बनाई गई सीमाओं में दावे निपटाने के लिए पदों का सृजन आदि। तुलनात्मक मूल्य के पदों को समाप्त करके महाप्रबंधक नई परिसंपत्तियों सेवाओं के लिए अराजपत्रित पदों का सृजन कर सकता है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके यह अधिकार मंडल रेल प्रबंधक को भी दिया गया है। रिक्ति बैंक। तुलनात्मक मूल्यों के पदों को समाप्त करके उनका हिसाब रखने के लिए मंडल और मुख्यालय स्तर पर रिक्ति बैंक बनाने की प्रक्रिया है। यह प्रावधान भी किए गए हैं कि पद के मूल्य का निर्धारित प्रतिशत मंडल मुख्यालय की ओर रेलवे बोर्ड को उनके रिक्ति बैंक के लिए भेजेगा। सरप्लस कर्मचारियों की पुनः तैनाती। एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सरप्लस कर्मचारियों को पुनः तैनात करना जरूरी है। उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इन कर्मचारियों के विवरण एक डाटा बैंक में रखकर उन पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। प्रशिक्षण ट्रेनिंग। कर्मचारियों को चयन करने के उपरांत पदस्थ करने से पहले कतिपय श्रेणियों में विहित प्रशिक्षण देना अनिवार्य होता है। जैसे तकनीकी एवं संरक्षक कोटियों के समस्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवों में स्थापित क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान ZRTI के माध्यम से पूरा करना होता है। रेलवे में प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या 56 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या 56। क्षेत्रीय एवं बेसिक तथा अन्य प्रशिक्षण केंद्र लगभग 240 स्थापित हैं। कुल 296 प्रशिक्षण केंद्र भारतीय रेलवे में प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय रेलवे के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नामित मंडलों के कर्मचारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण का संपादित कर रहे हैं। अब देखेंगे हम अलग अलग कैटेगरी में कैसे कहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। सबसे पहले आते हैं ग्रुप ए का प्रशिक्षण। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे नायर बड़ोदरा। नायर इस समय हमारी जो है बड़ोदरा में है। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे नायर में लेखा, कार्मिक और भंडार सेवाओं के लिए दिया जाता है। यातायात के लिए IRTM है हमारा लखनऊ में, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट कॉलेज लखनऊ में। इंजीनियरिंग सेवा के लिए पुणे, यांत्रिक सेवा के लिए खड़गपुर, इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए नासिक और सिग्नल एवं दूरसंचार सेवाओं के लिए सिकंदराबाद में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ग्रुप बी का प्रशिक्षण। ग्रुप खा के लिए फाउंडेशन कोर्स नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे बड़ौदा में आयोजित किया जाता है। ग्रुप सी एवं डी का प्रशिक्षण। ग्रुप सी एवं डी का क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में सिस्टम टेक्निकल स्कूल एवं एरिया ट्रेनिंग स्कूल इत्यादि अन्य प्रशिक्षणों में प्रारंभिक प्रशिक्षण, पदोन्नति प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स एवं विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक केंद्रीय प्रशिक्षण सलाहकार समिति का गठन रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया है, जो प्रशिक्षण संस्थानों के लिए दिशा निर्देश एवं पर्यवेक्षण कार्य करती है। विभिन्न वर्गों के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश भी दिया गया है। प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों का चयन एक समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जाता है। चयनित कर्मचारी को प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में 8 वर्ष के टेन्योर के
पद पर पदस्थ किया जाता है। ऐसे कर्मचारी को प्रशिक्षक के रूप में चयनित होकर पदस्थ होते उन्हें प्रशिक्षण केंद्र में अपने वेतन निर्धारण हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध होता है। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कितने वर्ष के लिए टेन्योर पद दिया जाता है? 8 वर्ष के लिए। जो भी प्रशिक्षण के लिए व्यक्ति होता है उसको 8 वर्ष के लिए टेन्योर पद पर पदस्थ किया जाता है। अब इसमें जो विकल्प का था, वो विकल्प कैसे प्रशिक्षण पर जो व्यक्ति हुआ कैसे विकल्प देता है उसमें बताया गया है। 2 तरीके बताए गए हैं। मूल पद पर वेतनमान के समान वेतनमान में चयन होने पर मूल पद पर 12% प्रशिक्षण भत्ता ले सकते हैं। अगर मूल पद पे है तो 12% प्रशिक्षण भत्ता ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में बताया गया, मूल पद के वेतनमान उच्च वेतनमान में चयन होने पर वेतन निर्धारण का विकल्प प्रस्तुत कर उच्च वेतनमान का लाभ ले सकते हैं जिस पर प्रशिक्षण भत्ता नहीं दिया जाता है, या मूल पद के वेतनमान को ही अपनाकर 12% प्रशिक्षण भत्ता का विकल्प ले सकते हैं। मतलब अगर उन्होंने उच्च वेतनमान में चयन हो गए तो उन्हें ये 12% प्रशिक्षण भत्ता नहीं मिलेगा, परंतु यदि वो मूल पद का ही विकल्प ले लेते हैं तो उन्हें 12% प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा। प्रशिक्षक के रूप में चयनित कर्मचारी को मूल पद के कैडर में पदोन्नत होने के लिए प्रशिक्षण केंद्र में रहते हुए नेक्स्ट बिलो रूल NBR के तहत पदोन्नति का लाभ प्रशिक्षण केंद्र पर ही दिए जाने का प्रावधान है। लाइन के वेतन या वेतनमान में परिवर्तन संशोधन होने पर कर्मचारी को पुनः विकल्प प्रस्तुत करने के प्रावधान भी है। प्रशिक्षकों का चयन अधिकतम 52 वर्ष के कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है। विशेष मामलों में छूट का प्रावधान है जिसमें 54 वर्ष की आयु के चयन का प्रावधान भी है ताकि श्रेष्ठतम योग्यता एवं अनुभव का उपयोग प्रशिक्षण हेतु किया जा सके। किंतु ऐसे सभी मामलों में प्रशिक्षकों को सेवानिवृत्ति के कम से कम 6 माह पूर्व वापस अपने मूल कैडर में भेजने का प्रावधान है ताकि उनका सेवानिवृत्ति प्रकरण नियमित रूप से कराया जा सके। अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रशिक्षकों का चयन अधिकतम कितनी आयु तक होता है? अधिकतम 52 वर्ष की आयु तक होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, कितने महीने पहले उनको वापस कर दिया जाता है? 6 महीने पहले, जो 6 माह पूर्व वापस अपने मूल कैडर में भेज दिया जाता है। किस लिए भेजा जाता है? ताकि उनका सेवानिवृत्ति प्रक्रिया नियमित रूप से कराया जा सके। चयन के उपरांत प्रशिक्षकों की नामिका तैयार की जाती है। प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थापना से पहले उन्हें प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम TOT भेजने का प्रावधान भी बनाया जाता है। यहाँ पे बताया गया, पुस्तकों के लिए प्रशिक्षकों को अपना ज्ञान अद्यतन रखने एवं अपने सर्वांगीण विकास के लिए 400 रुपये प्रति तिमाही की पुस्तकें खरीदने का अधिकार दिया गया है, जिसकी रसीदें प्रस्तुत करने पर पुस्तकों की लागत की प्रतिपूर्ति करने का नियम भी है। पुस्तकें टेन्योर खत्म होने पर मूल कैडर जाते समय पुस्तकालय में जमा करनी होती है। रेलवे संरक्षण समिति की सिफारिश संख्या 5.7 के आधार पर रेलवे बोर्ड ने प्रशिक्षण केंद्रों पर योग का प्रशिक्षण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यथानुसार प्रतिदिन योग की कक्षाएं प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में संचालित की जाती हैं। प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षार्थी जो प्रोफेसर प्रशिक्षु अथवा विभागीय प्रशिक्षु के रूप में चयनित होकर आते हैं उन्हें उनके पद के वेतनमान के अनुसार प्रतिमाह निर्धारित स्टाइपेंड वृत्तिका प्रदान की जाती है। वेतन बैंड प्लस ग्रेड पे पर महंगाई भत्ता भी दिया जाता है, किंतु प्रारंभिक प्रशिक्षुओं को मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाता है। सिर्फ विभागीय तौर पर चयनित होकर आने वाले प्रशिक्षार्थियों को यह भत्ता प्रदान करने का नियम है। प्रत्येक प्रोफेशनल प्रशिक्षुओं को रेल सेवा में प्रवेश पर प्रशिक्षण आरंभ करने के समय एक बॉन्ड अनुबंध पत्र भरना होता है जिसमें कतिपय अवधि तक रेल सेवा रहने का प्रावधान होता है। यदि वह प्रशिक्षण पूरा नहीं करते अथवा अनुबंधित अवधि तक रेल सेवा नहीं करते तो त्यागपत्र देने पर उन्हें प्रशिक्षण लागत की वसूली की जाती है। लेकिन यदि कर्मचारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रेलवे के अन्य विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में किसी अन्य पद पर चयनित हो जाता है और तकनीकी रूप से रेल सेवा से त्यागपत्र देकर अनुबंध में उल्लेखित शेष बकाया अवधि का बॉन्ड नई नियुक्ति के वहाँ प्रस्तुत करता है तो ऐसे कर्मचारियों को रेल सेवा छोड़ने पर प्रशिक्षण की लागत जमा नहीं करनी होती, अर्थात उन्हें प्रशिक्षण लागत वापस करने से छूट देने का प्रावधान सक्षम अधिकारी को प्राप्त है। ये रेलवे बोर्ड के संदर्भ क्रमांक ENG/86/AP/1 दिनांक 21/1/1986 ये रेलवे बोर्ड का लेटर है, इसमें दिया हुआ है। इसके बाद है स्थायीकरण कन्फर्मेशन के नियम। रेलवे बोर्ड ने 1 जनवरी 1989 से कर्मचारियों की सेवा में स्थायी करने के लिए नियमों को सरल और उदार बना दिया। नए उदार नियमों के अनुसार सेवा में स्थायी केवल एक बार नौकरी में प्रवेश वाले वेतनमान पर होगी।
अब पुष्ट से स्थायी पदों की उपलब्धता का कोई संबंध नहीं रहा। कर्मचारी जैसे ही अपना प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूरा कर ले, उसकी सेवा की पुष्टि कर दी जाएगी। सभी भर्ती ग्रेडों में 2 साल की प्रोबेशन अवधि लागू की गई। जिन ग्रेडों में आरंभिक प्रशिक्षण अनिवार्य है, उनमें सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही प्रोबेशन शुरू होगा। ये है सभी ग्रेडों में 2 साल की प्रोबेशन पीरियड कब कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। जिन ग्रेडों में आरंभिक प्रशिक्षण अनिवार्य है, उनमें सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही प्रोबेशन पीरियड पूरा होगा। स्थायीकरण के लिए पात्रता, यहाँ पे जो परमानेंट के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए? प्रोबेशन की अवधि सफलतापूर्वक पूरी हो जाए, मौजूदा कार्यविधि के नियमों का पालन जैसे नियमित नियुक्ति, मेडिकल परीक्षाओं उत्तीर्ण होना, पुलिस वेरिफिकेशन जहां आवश्यक हो, ये पूरा हो जाए। जब सभी दृष्टिकोण के बिना आपत्ति स्वीकृति मिल जाए तो पुष्टिकरण का आदेश जारी कर दिया जाएगा, अर्थात प्रोबेशन अवधि 2 वर्ष पूरी करने के बाद सामान्यतः 3 माह के भीतर स्थायीकरण कर देना चाहिए। अधिकतम 6 माह का समय निर्धारित है। पदोन्नति के सभी ग्रेडों में प्रोबेशन की अवधि 24 माह के स्थान पर 12 माह की गई है। जो पदोन्नति के सभी ग्रेड हैं, उसमें प्रोबेशन 24 माह का ना होकर 12 माह होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदोन्नति वाले में 24 माह की जगह 12 माह, और नई नियुक्ति न्यू अपॉइंटमेंट है तो उसमें टोटल हमारा होता है 2 ईयर्स। तदर्थ एडहॉक आधार पर नियुक्ति पर स्थायीकरण की नीति लागू नहीं होती। इसी प्रकार बाह्य संवर्ग, एक्स कैडर, शाब्दिक पद, प्रतिनियुक्ति, एफजी आदि के लिए स्थायीकरण की नीति लागू नहीं होती। जो अप्रेंटिस एफजी में वर्क करते हैं, उनके लिए स्थायीकरण की नीति हमारी लागू नहीं होती है। अनियमित कन्फर्मेशन रद्द करना, जो कन्फर्मेशन अनियमित होता है उसको कैसे हम रद्द करते हैं? परिस्थितियाँ क्या है? पुष्टि का आदेश संवैधानिक नियमों के विरुद्ध हो, आदेश में गलती जैसे गलत व्यक्ति का नाम लिखना, पहचान में गलती, कार्यपालक या प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन करके आदेश जारी हुआ हो, अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में विभागाध्यक्ष या महाप्रबंधक के आदेश से निपटाए जाते हैं। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले जो होते हैं, कौन कौन निपटाता है? अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले जो होते हैं, विभागाध्यक्ष या महाप्रबंधक निपटाता है। तो साथियों, ये हमारा रहा कैसे किसकी नियुक्ति होती है, प्रोबेशन पीरियड कैसा पूरा होता है, भर्ती प्रशिक्षण के क्या मामले हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपको वरीयता का क्या नियम होता है, वरीयता का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी से शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।